जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श टेक्निकल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं राजेंद्र कुमार। दोस्तों आपके आंसर की आ चुकी है एएलपी की। आप सभी ने आंसर की देख लिए, सभी भाइयों के बहुत अच्छे क्वेश्चन बैठे हैं। तो अब बहुत से भाई कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार कौन से प्लेटफॉर्म पर जाए, कौन से प्लेटफॉर्म पर तैयारी करें। तो मैं मेरे भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप मतलब कि थ्योरी का बेस बिल्कुल ही कमजोर है, आपके समझ में नहीं आ रही है कहीं पर भी थ्योरी, तो आप एक बार आइए और हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के एक बार ट्रेड का कोर्स देखिए। उसके डेमो क्लास आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी, 6-7 डेमो क्लासें हैं। आप उनको लीजिए, देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन क्लासों की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको मिलेगा, वहां जाकर के उन क्लासों को लीजिए और समझिए। समझने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो फिर एप्लीकेशन पर जाकर के आप कोर्स ले सकते हैं। और जो आप कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपको भाई उसके साथ में मिलती है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपको इसके अंदर मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ में आपको क्या मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत स्पेशल रहने वाली है और बाकी प्लेटफॉर्म की बजाय। देखो तो आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मिलेगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग साथ में, और बेसिक साइंस आपको मिल जाती है। साथ में मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स, जिसके अंदर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको क्या करना है कि इन हैंड रिटन नोट्स को बार बार रिवीजन कर सकते हो, बहुत ही आसान और इजी भाषा के अंदर क्या लिखे हुए हैं, नोट्स लिखे हैं। साथ में मिलते हैं आपके 100 टेस्ट जिसके अंदर मिलते हैं, जो आपकी तैयारी को चार चांद लगाती है। भाई बार बार टेस्ट दीजिए, बार बार टेस्ट दोगे तो आपकी तैयारी मजबूत हो। क्योंकि आपने देखा था पिछली बार बहुत से ऐसे दोस्त थे जिनके पार्ट ए के अंदर अच्छे मार्क्स आए, किसी के 64 65 68 67 बने, किसी के 70 प्लस भी पहुंच गया भाई, लेकिन ट्रेड में किसी कारणवश से रह गए। 27 नंबर पे नहीं, कि किसी भाई के 24 पर अटकी गाड़ी, किसी के मतलब 27 26 ऐसे, मतलब 27 से नीचे नंबर आए और आ नहीं पाए, जिस वजह से उनको निराश होना पड़ा। तो भाई इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको क्या करना है कि टाइम आपके पास में है, रिजल्ट आएगा, आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं। जिन भाइयों के 40 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, किसी के 35 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, भाई अपनी तैयारी क्या कर दो, चालू कर दो अभी से। ये नहीं है कि रिजल्ट आएगा फिर आपको 19-20 दिन का टाइम देगा, 25 दिन का दे देगा, 30 दिन का दे देगा। फिर अब क्या हो गया, आप ओवरलेक्स हो गए, उस टाइम के अंदर कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते उस कंडीशन के अंदर। तो अभी से आप चालू कीजिए। जो ये कोर्स है लोको पायलट स्पेशल ट्रेड, ये आपको मात्र 499 रुपए के अंदर मिल जाते हैं ऐप के ऊपर। अभी जाकर के आप इस कोर्स को ले लीजिए, बाद में इसकी फीस भी आगे बढ़ सकती है, ज़्यादा भी हो जाए, तो जिससे बेटर है कि आप अभी जाइए और मेरे भाई इसको ले लीजिए। अब जो हमारी क्लास आज की, अब उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है आपकी सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर रहने वाली है। इसके अंदर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन उठते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन में जिन दोस्तों ने पढ़ लिया उनके लिए रिवीजन के लिए क्लास बेस्ट रहने वाली है। तो आइए और आज की क्लास कम करते हैं शुभारंभ। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी क्लास है वो क्या है, औद्योगिक सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार है। यानी कि बोले तो ये किससे संबंधित है, हेल्थ और सेफ्टी से क्या है हमारी क्लास संबंधित है। क्या क्या हमें एक कार्यशाला में अगर काम कर रहे हैं तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को अपने कार्य संभाल कर करना चाहिए, किसी हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे हम वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम एक वर्कशॉप के अंदर कार्य कर रहे हैं, वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं, तो भाई वहाँ पर जो वस्तुएं रखी हैं उनको काम लेने के बाद में हम सुव्यवस्थित तरीके से उसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर वो पहले थी। ये नहीं कि हमने स्क्रू ड्राइवर का यूज किया, यूज करने के बाद में उसको इधर उधर फेंक दिया, दूसरा कोई वहां पर बंदा आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन आ रहा है और उसके वहां से पैर लगा, ठोकर लगी और उसके क्या हो गया, वहां से वो चुभ जाए, यानी कि उसको चोटिल कर दे वो जा रहे हैं। तो उपकरणों को क्या करना है, सावधानी पूर्वक और उनका उपयोग करना है। आइए जो हमारे चिन्ह हैं जो सेफ्टी के अंदर, तो उनके बारे में समझ लेते हैं कि जो चिन्ह है भाई, चिन्हों की जगह क्या हो सकता था, लिखा हुआ भी तो मिल सकता था। चीजें अपने को क्या हो सकती थी, लिखी हुई चीजें भी तो मिल सकती थी। लेकिन लिखी हुई चीजों के अंदर क्या होती है, भाषा की क्या होती है, बाध्यता होती है। क्या होती है, भाषा की बाध्यता होती है, भाषा समझ में नहीं आती है हर किसी के। कि हमें जैसे कि मान लो कि हमारे देश के अंदर ही अपन अलग अलग स्टेट के अंदर जाते हैं, तो सभी के अंदर क्या हो जाती है, भाषाएं अलग अलग हो जाती है। जैसे अपन पंजाब के अंदर गए तो वहां पर क्या है कि भाषा अलग लिखी हुई है, अपने को कोई संकेत है वो इंडिकेट तो कर रहा है, लेकिन अपने भाषा ही समझ में नहीं आ रही। इस वजह से किसका उपयोग किया गया, चिन्ह का उपयोग किया गया, चिन्ह का उपयोग किया गया। क्यों भाई, पंजाब के अंदर भी कोई चिन्ह होगा, या फिर अपने केरला कर्नाटक की बात करेंगे, दक्षिण स्टेटों की बात करते हैं, तो वहां पर भी जो ये मान लो सपोज डेट ये चिन्ह है कि भाई आपको इधर जाना है, क्या करना है, आपको इस तरफ में क्या करना है, आपको इस तरफ में जाना है। ये चिन्ह इंडिकेट कर रहा है, तीर का एरो। तो आप कहीं पर भी हो, किसी भी कंट्री के अंदर हो या स्टेट के अंदर हो, तो चिन्हों को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चिन्हों के अंदर ये भी नहीं है कि हमें किसी उस भाषा का ज्ञान हो। अनपढ़ व्यक्ति भी होता है जिसे मान लो किताबी ज्ञान नहीं भी है,
फिर भी वो उन चिन्हों को देख करके क्या कर लेगा, समझ लेगा कि हाँ ये चीज ये कहना चाह रही है। तो अब हम जो इलेक्ट्रिशियन के पढ़ते हैं वो हमारे हम चार चिन्ह पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? चार चिन्ह। निषेधात्मक पढ़ते हैं, सकारात्मक पढ़ते हैं, चेतावनी पढ़ते हैं और सूचनात्मक चिन्ह पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं मेरे दोस्त चारों चिन्हों का क्या क्या अर्थ होता है। देखिए चिन्ह क्या होते हैं। चिन्हों का मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त। तो ऐसे भी चिन्ह नहीं हो कि भाई मतलब आपने बना दिया कोई सा भी चिन्ह, मतलब कुछ स्पेशल जो पर्टिकुलर लोग हैं वही समझ पा रहे हैं उस चिन्ह को, बाद बाकी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिन्हों को मान्यता प्राप्त, तो मान्य होने चाहिए भाई, कि सभी स्टेट कंट्री या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट सभी जगह क्या होने चाहिए? चिन्ह मान्य होने चाहिए, सभी जगह के लोग उनको देख करके पहचान सकते हैं। दूसरी चीज क्या है मेरे भाई? चिन्हों को अनपढ़ व्यक्ति भी इन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। चिन्ह ऐसे होने चाहिए जिनको अनपढ़ व्यक्ति आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि मान्यता प्राप्त चिन्ह होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखी हुई भाषा है क्या इसे हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। लेकिन ये जो चिन्ह दिखा रहा है भाई, ये जो चिन्ह दिखा रहा है इसे मैं देखूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसे आसानी से समझ सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? आसानी से समझ सकता हूँ। भाषा का ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है चिन्हों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्हों को डिकोडर करते हैं अपन, क्या करते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया भाई चिन्ह चार प्रकार के अपने कौन कौन से? निषेधात्मक है, सकारात्मक है, चेतावनी है और सूचनात्मक चिन्ह होता है। निषेधात्मक चिन्ह है मेरे भाई, वो क्या कहता है? किसी कार्य को करने से मना करता है कि भाई आप ये कार्य मत करो। रेलवे स्टेशन पर हम बीड़ी सिगरेट पीने के लिए मना करता है। कोई भी धार्मिक स्थल वहां पर लिखा होता है कि यहाँ गंदगी ना फैलाए, इधर से जाना वर्जित है ना। आगे सड़क पर काम चल रहा है तो वहां लिखा होता है आगे रास्ता अवरुद्ध है, कृपया आप आगे ना जाइए। कोई नदी तालाब है उसमें लिखा है कि आगे गहरा पानी है, कृपया इसमें ना उतरे। तो वहां पर क्या होता है? चिन्ह बना करके उसमें क्या कर दिया जाता है? क्रॉस। तो उसका बॉर्डर कैसा होता है भाई? उसका बॉर्डर कैसा होता है? उसका सर्कल, गोल सर्कल के अंदर क्या कर दिया जाता है? उसको क्रॉस करके उसके अंदर चिन्ह को अंकित कर दिया जाता है। जो चिन्ह अंकित किया जाता है उसके अंदर, उस बॉर्डर के अंदर, गोल बॉर्डर के अंदर, वो कैसा होता है? काले रंग का होता है। और जो निषेधात्मक चिन्ह होता है, इसके पट्टे की बात करें, बाहर का आवरण जो इसके अंदर क्रॉस होता है भाई, वो लाल कलर का होता है। इसका बैकग्राउंड की बात करें तो व्हाइट रंग का इसका क्या होता है? बैकग्राउंड होता है। ये हो जाता है आपका निषेधात्मक चिन्ह। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आवश्यकतात्मक चिन्ह यानी सकारात्मक चिन्ह की बात करते हैं। क्या आवश्यकता में यानी सकारात्मक चिन्ह ये कहता है कि भाई इन चीजों की तो आपको आवश्यकता है ही है, ये चीज तो आप उपयोग करो ही करो। जैसे कि अपन किसी ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो वो अपने को कह रहा है कि भाई आप सेफ्टी बेल्ट लगा करके काम करो, क्योंकि आप यहाँ से क्या हो सकते हो? बाई चांस गिर जाओ तो आपको क्या हो सके? सुरक्षित, आप सुरक्षित बच सको। आप जैसे काम कर रहे हो, ऊपर काम कर रहा है कोई बंदा, आप नीचे खड़े हो, आप और ऊपर वो किसी भी छेनी या थोड़े से काम कर रहा है, तो आपको संकेत दिया जाता है कि आप सिर के ऊपर क्या पहनो? हेलमेट पहनो, ताकि ऊपर से गिरने वाला औजार अगर आपके सिर पर भी गिरता है तो भी आपकी क्या हो जाए? सुरक्षा हो जाए। आप पैरों के अंदर क्या पहनो? सेफ्टी शूज पहनो, ताकि वो आपकी क्या कर सके? सुरक्षा कर सके। आप हाथों के अंदर ग्लव्स पहन के काम करो, विद्युत का काम कर रहे हो, ताकि आप विद्युत झटके से बच सके। ठीक है ना भाई? ये कौन सा चिन्ह कहता है? आपका सकारात्मक चिन्ह कहता है। और इस चिन्ह के अगर अपन बात करते हैं, इसके बॉर्डर की बात, सॉरी बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो नीले रंग का बैकग्राउंड होता है। ऐसे चिन्ह क्या होता है? नीले रंग के बैकग्राउंड पर व्हाइट कलर में क्या बना दिया जाता है? चित्र बना दिया जाता है। जो चिन्ह है वो इंगित कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह एक ट्राइंगल होता है, इसका शेप होता है वो कैसा होता है? ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल होता है तो इसके जो पृष्ठभूमि है, यानी इसकी पृष्ठभूमि कैसी है मेरे भाई? इसकी पृष्ठभूमि कैसी है? इसकी पृष्ठभूमि कैसी है? येलो है, आपकी पीली पृष्ठभूमि हो जाती है। और इसका बॉर्डर कैसा हो जाता है? इसका बॉर्डर काला हो जाता है। ये क्या कहता है कि भाई किसी भी कार्य को क्या करो? आप सावधानी से करो। जैसे अपन सड़क पर जा रहे हैं तो आगे लिखा होता है आगे तिरछा घुमाव है तो कृपया गाड़ी धीरे चलाइए। जैसे हम ट्रांसफर बिजली पर कार्य कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ेंगे तो वहां पर लगा है कि ऊपर जो है, यहाँ पर क्या है? उच्च वोल्टेज है, कृपया सावधानी पूर्वक कार्य करे। क्या है? सावधानी पूर्वक क्या करे? कार्य करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। क्या दे रहा है ये? अपने को चेतावनी दे रहा है, सावधानी से कार्य करने के लिए कह रहा है। जैसे उच्च वोल्टेज है, रेडिएशन है, इन सब के लिए। सूचनात्मक चिन्ह होता है, इसके जो पृष्ठभूमि होती है ना मेरे भाई, ये कौन से रंग कलर की होती है? ये होती है ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की होती है। जिसका चिन्ह कैसा होता है? सफेद होता है। ये क्या करता है? सूचना प्रदान करता है। ये क्या करता है मेरे भाई? सूचना प्रदान करता है। जैसे कि पीने का पानी इस साइड में है, मतलब जो आपका शौचालय है वो इस साइड में है, आपको क्या करना है? इस रास्ते से गुजरना, तो ये करना है।
ठीक है। सूचना और किस चीज की दे रहा है कि आप जिस मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर है उसके पैनल तक पहुंचना चाह रहे हो तो वहां पर सूचनात्मक चिन्ह लगे हुए हैं कि आप इधर होके जा करके आप यहाँ पर पहुंच सकते हो। किसका कार्य कर रहा है? सूचना देने का कार्य करते हैं। तो वो चिन्ह कौन से हो जाते हैं? सूचनात्मक चिन्ह हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, कौन से चिन्ह हो जाते हैं? सूचनात्मक चिन्ह। आप समझ गए होंगे। आइए, एक और होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है? स्वर्ण काल होता है। क्या होता है? स्वर्ण काल का समय होता है। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर का देता है। और ये जो रेखा होती है ये क्या होती है? 30 मिनट की मानी जाती है। कितने मिनट की मानी जाती है? 30 मिनट की अवधि मानी जाती है। कितने मिनट की अवधि मानी जाती है भाई इसकी? 30 मिनट की अवधि मानी जाती है। लेकिन एक कोई एग्जाम थी, टेक्निकल हेल्पर थी शायद राजस्थान की, तो उसके अंदर इन्होंने कितना मिनट मान लिया था? 60 मिनट मान लिया था। तो ऑप्शन के हिसाब से भी आपको कर देना है। 60 मिनट से अगर ऑप्शन में भाई मतलब 30 मिनट ही ना दे आपको, 60 मिनट है और उससे ऊपर के समय दे रखा है तो 60 मान लेना। 30 दे रखा है तो फिर आपको 30 मान लेना है। ठीक है। तो क्या हो जाता है कि जब भी कोई बंदा एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना ग्रसित होता है, तो अपन देखते हैं कि उसके शुरू शुरू में क्या होता है भाई? शुरू शुरू के अंदर क्या होता है कि उसके ज्यादा उसकी जान के जोखिम क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर अपन देखते हैं कि भाई शुरू में बंदा जेल गया, शुरू में बंदा अगर कुछ समय तक अगर मूर्छित होकर भी अपने प्राण अब अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, उसके प्राण बच जाते हैं। शुरू के 30 मिनट अगर वो जी जाता है तो उसके जीवन बचने के चांस क्या बढ़ जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। उसके जीवन बचाने के चांस क्या हो जाते हैं मेरे भाई? ज्यादा हो जाते हैं। तो यही क्या है? गोल्डन आवर होता है। आगे आइए, बेसिक लाइफ सपोर्ट की फुल फॉर्म होती है BLS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट है। ये एबीसी प्रोटोकॉल के तहत कार्य करता है। एबीसी क्या है? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्या है? पीड़ित व्यक्ति को बचाने की दृष्टि से किए जाने वाला प्राथमिक उपचार होता है। ये एबीसी क्या होता है? ये पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए किए जाने वाला क्या होता है? प्राथमिक उपचार होता है। इसके अंदर क्या कहते हैं? A4 क्या हो जाता है? एयरवे। एयरवे क्या हो जाता है? जब कोई व्यक्ति पीड़ित है, जब कोई व्यक्ति पीड़ित है, मूर्छित हो गया है, तो वहां पर क्या करेंगे हम? उसके चारों तरफ हवा आने देंगे। तो चारों तरफ से क्या कर देंगे भाई? भीड़ को क्या हटा देंगे और उसको खुला रखेंगे ताकि वो बंदा क्या कर सके? आसानी से क्या ले सके मेरे भाई? सांस ले सके। वहां पर हवा का आगमन क्या हो? आसानी से हवा का आगमन हो सके। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीथिंग की। और उसके क्या होना चाहिए? उसको श्वसन आ रही है या नहीं आ रही ये भी हमें देखेंगे। और उसका श्वास है वो क्या होता रहना चाहिए? चलना चाहिए। उसका श्वास क्या चलता रहना चाहिए, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये नहीं कि उसके चारों ओर से बंदे तो भीड़ तो उठा दी, हवा तो आ रही है लेकिन वो बंदा श्वास ही नहीं ले रहा है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये चीज इसके अंदर देखेंगे कि भाई उसके श्वास चल रही है ये नहीं चल रही है। फिर आगे क्या चेक करते हैं हम? आगे ये देखते हैं सर्कुलेशन। भाई उसका रक्त का संचार है, शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है, वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये हो जाता है आपका। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, सबसे पहले उसके चारों ओर से भीड़ बैठाएंगे ताकि उसे शुद्ध हवा मिल सके। फिर देखेंगे उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर अपन चेक करते हैं भाई ब्लड सर्कुलेशन इसका चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये क्या हो जाते हैं? तीनों हो जाते हैं आपके एबीसी प्रोटोकॉल के। ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई सीपीआर। सीपीआर एक क्या होता है? कृत्रिम श्वसन विधि होती है। सीपीआर क्या होती है? कृत्रिम श्वसन विधि होती है। और ये क्या होता है? सीपीआर की फुल फॉर्म पूछी एक बार एग्जाम में, तो क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन इसकी क्या हो जाती है? फुल फॉर्म हो जाती है। किसकी फुल फॉर्म हो जाती है मेरे भाई? सीपीआर की फुल फॉर्म ये हो जाती है। क्या हो जाती है? कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन क्या हो जाती है? सीपीआर की फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है भाई, ये तो हो जाती है आपके सीपीआर की फुल फॉर्म। आगे बात करते हैं कृत्रिम श्वसन देने की कितनी विधियां हैं मेरे भाई? कृत्रिम श्वसन देने की 4 विधियां हैं, उनको जानेंगे अपन। सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह विधि और मुंह से नाक विधि हो जाती है। मुंह से नाक विधि हो जाती है। सेफर विधि का सेफर विधि को क्या कहते हैं हम? प्राथमिक विधि कहते हैं। सेफर विधि को क्या कहते हैं भाई? प्राथमिक। और सिल्वेस्टर को क्या कहते हैं? द्वितीयक विधि कहते हैं। ठीक है। मुंह से मुंह विधि और एक क्या होती है? नाक से नाक विधि। आइए समझते हैं इनके बारे के अंदर। सेफर विधि के अंदर क्या होता है? जब अगर पीड़ित क्या होता है? पीड़ित को अगर पीड़ित को पीठ के ऊपर छाले हो जाए, पीड़ित के पीठ अगर बिजली का झटका लगा, भाई बिजली का झटका लगा और एक व्यक्ति है उसकी पीठ के ऊपर क्या हो जाएंगे? छाले हो जाएंगे। तो हम उसे सीने के बिल क्या करेंगे? लिटाएंगे। सीने के बिल लटाएंगे और रोगी को सीने के बिल लटाते हैं और 10 से 12 बार क्या करते हैं? उसको पीछे से उसके हाथों को ऐसे करके पुश करने की कोशिश करते हैं प्रति मिनट 10 से 12 बार, ताकि उसके श्वसन क्रिया क्या हो सके? सामान्य हो सके। ताकि उसकी श्वसन क्रिया क्या हो सके? सामान्य हो सके। श्वसन क्या हो सके? उसका सामान्य हो सके।
नेक्स्ट आती है सिल्वेस्टर विधि। जब वही पीड़ित है उसके सीने पर क्या हो जाए, छाले हो जाए, पीड़ित का सीने की तरफ से क्या हो, उसके अंग जल गए हों तो उसको पीठ की बिल लेटाएंगे, पीठ की बिल लेटा करके उसको ऊपर बैठ करके, मतलब हाथों को क्या कर, ऊपर बैठने का मतलब मेरा है कि उसके टांगों के साइड में, और हाथों को ऐसे ऐसे करते रहेंगे, बार बार सीने से लगा करके थोड़ा पुश करेंगे, और ये प्रतिक्रिया क्या करनी, 10 से 12 बार प्रति मिनट की जाती है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट जो अपनी विधि है, हाँ नेक्स्ट आ जाइए, मुंह से मुंह विधि की बात करेंगे तो मुंह से मुंह विधि के अंदर क्या किया जाता है, पीड़ित अगर भाई पीड़ित को हमें उसके चारों तरफ छाले हो गए, उसका शरीर पूरी तरीके से डैमेज हो गया, अब उसका संवसन नहीं आ रहा, तो मुंह से मुंह विधि का उपयोग करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं कि पीड़ित के मुंह के अंदर अगर उसने कुछ भी खा रखा है मुंह के अंदर, जैसे गुटखा जयंती जो भी है खा रखा है, या पान दे रखा है, कोई भी नकली दांत है वगैरह कोई भी चीज है ऐसी, उसको क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, फिर उसके मुंह पर महीन कपड़ा रख करके उसके नाक को बीच करके झटके के साथ में क्या भरेंगे, मुंह से उसके मुंह में हवा भरेंगे, ताकि उसकी श्वसन क्रिया क्या हो सके, सामान्य हो सके। और नेक्स्ट एक विधि हो रही है मुंह से नाक विधि। जब अगर पीड़ित के मुंह के अंदर भी चोट लग जाए, दांत टूट जाए, जैसी कंडीशन हो जाए, मुंह में खून आ रहे हो, तो फिर कौन सी विधि अपनाते हैं भाई, मुंह से नाक विधि अपनाते हैं। इससे भी एक पीड़ित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत झटका खतरा को प्रारंभिक सीमा क्या होती है। भाई विद्युत झटका कितने वोल्ट पर लग जाता है, 90 वोल्ट से अधिक पर व्यक्ति को गंभीर दर्दनाक विद्युत झटका लगता है। कितने वोल्टेज पर, 90 वोल्टेज से ऊपर जैसे विद्युत आती है तो हमें विद्युत झटका क्या करता है, ये दर्दनाक झटका लगता है, जो हमारे लिए क्या होता है, असहनीय दर्द झटका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसी और डीसी। भाई एसी की तुलना में जो डीसी होती है ना, ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों, क्योंकि भाई डीसी के अंदर आवर्ती नहीं होती, जबकि एसी के अंदर आवर्ती होती है, यानी कि साइन वेव एसी के अंदर क्या होती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है। एक बार जीरो होगा, फिर वापस धनात्मक जाएगा, फिर ऋणात्मक जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, इस तरीके से क्या होती है, वेव चलती रहती है। इस कारण क्या होता है, आपकी एसी के अंदर आवर्ती होती है, इसी वजह से एसी कम खतरनाक है। किसके कंपेयर करें, तो अपन डीसी से कंपेयर करें तो डीसी क्या है, अपने लिए ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर डीसी ज्यादा खतरनाक है, एसी क्या होती है, कम खतरनाक है। समान वोल्टेज पर, किस पर, समान वोल्टेज पर, किस पर, ये चीज याद रखनी है, समान वोल्टेज याद रखना। अब आप कह दो कि भैया कैसे, मतलब हम तो डीसी का तो 12 वोल्ट ले रहे हैं, एसी 230 वोल्ट है, तो मेरे भाई समान वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। आगे देखिए, एसी पर एसी डीसी धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। चीजें आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आराम से समझोगे। अब देखिए, जो हमारा शरीर है ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रजिस्टर की भांति क्या करता है, कार्य करता है। हम बात करें इस कान से इस कान तक का प्रतिरोध की, तो वो अलग हो जाता है। हम बात करें हमारी त्वचा, अब स्वस्थ व्यक्ति है ना अपने, तो अपन क्या कहेंगे, गीला शरीर, यानी कि रक्त का संचार क्या हो रहा है इसके अंदर सुचारू रूप से हो रहा है, तो अब क्या हो जाएंगे, हम गीले इंसान हो जाएंगे, गीला शरीर है। इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, एक शुष्क त्वचा है, जिस व्यक्ति के शरीर में खून ही नहीं है भाई, सूखा पड़ा है, तो उसका शरीर का प्रतिरोध अलग हो जाता है। शरीर का अंदर का जो प्रतिरोध है वो अलग हो जाता है, तो वो चीज भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये चीज देखते हैं कि कितने मिली एम्पियर पर या कितने एम्पियर पर हमारा शरीर किस तरीके से रिएक्ट करता है, और कितने मिली एम्पियर पर हमें हृदय घात हो सकता है, और कितने मिली एम्पियर पर हमें पता लग जाता है कि हाँ इस तार में क्या दौड़ रही है, विद्युत दौड़ रही है, और कितना एम्पियर होता है जिस पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सारी चीज अपन यहाँ देखते हैं। अगर 1 मिली एम्पियर तार के अंदर करंट प्रवाहित हो रही है तो हमें क्या होता है, संवेदनहीन होती है, यानी कि हमें कोई भी प्रभाव महसूस नहीं होता है। लेकिन वही करंट अगर हम क्या कर देते हैं मेरे भाई, 5 मिली एम्पियर कर देते हैं, तो क्या लगता है, हमें एक दुखदाई झटका लगता है, हमें महसूस होने लगता है कि विद्युत आ रही है हमारी, क्या होता है, दुखदाई झटका लगता है। और नेक्स्ट क्या होता है, 20 मिली एम्पियर पर क्या होता है मेरे भाई, 20 मिली एम्पियर पर एक दर्दनाक झटका हो आता है। मांसपेशियों में क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है, मांसपेशियों में क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है 20 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर की बात करते हैं तो 50 मिली एम्पियर पर हृदयघात की संभावनाएं है, व्यक्ति क्या हो सकता है, मूर्छित हो सकता है, उसको अटैक आ सकता है। और बात करें भाई 1000 मिली एम्पियर की, यानी 1 एम्पियर की, तो इस पर क्या हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इतने अगर करंट के संपर्क में व्यक्ति आ जाता है तो भाई जी वो गया, क्या हो गया, वो गया, यानी उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित हो जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई मानव शरीर के रेजिस्टेंस का मैप के बारे में। देख लेते हैं कि जब हम कान से कान तक का प्रतिरोध है ना मेरे भाई, कान से कान तक के प्रतिरोध की बात करें तो लगभग कितना ओम होता है, 100 ओम होता है। कान से कान तक के प्रतिरोध की बात करें लगभग 100 ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे शरीर की त्वचा होती है, लेकिन त्वचा कौन सी, ड्राई स्किन की बात कर रहा है। कौन सी स्किन है, ड्राई स्किन है, यानी कि शुष्क त्वचा है। तो उस समय क्या हो जाता है, हमारे शरीर की त्वचा का प्रतिरोध कितना हो जाता है, 1 लाख से 6 लाख होता है। कई बार ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, जो आपका 1 लाख है इसे आप क्या रखो यहाँ पर याद रखो। इससे ऊपर नीचे होता है ये कई बार क्या हो जाता है, ये भाई मेरे भाई ये क्या दे देता है, 70,000 भी ये क्या आ जाता है। कई बार क्या होता है ये 50,000 के समथिंग भी क्या कर लेता है, ये मान लेता है। क्या कर लेता है, ये मान लेते हैं। तो एक एग्जाम में तो ये प्रश्न इस तरीके से आया भाई, क्या आया, 70,000 से कितना बता दिया इन्होंने, 70,000 से क्या बता दिया इन्होंने, 70,000 से 1 लाख बता दिया। क्या बता दिया, 70,000 से इन्होंने क्या कर दिया, 1 लाख तक माना इसको। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन देख कर ही क्वेश्चन कर सकते हो। जो हमारी गीली त्वचा होती है, शुद्ध जो मानव स्वस्थ है उसकी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, 1,000 ओम होता है, यानी 1 किलो ओम भी कह सकते हैं। और जब हमारी त्वचा के भीतर जो हमारे शरीर का अंग है, इनके भीतर का अगर प्रतिरोध मापने की कोशिश करते हैं हमें, कितना होता है ये, 400 से 600 ओम भी होता है। लेकिन एक एग्जाम में आया 300 ओम से, क्या आया भाई, 300 ओम से कितना दे दिया उन्होंने, 700 ओम भी दे दिया। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये 400 500, तो कई बार तो सीधे ये बोल देते लो जी 500 ओम है भीतरी त्वचा का प्रतिरोध। तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। हमें क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन भाई ऑप्शन से किए जा सकते हैं, और कोई डेटा रटने का जुगाड़ है नहीं इसके अंदर। बस हमको यहाँ पर वैल्यू है इनकी, अप्रोक्स वैल्यू, ये हमें क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, हमारे शरीर की क्या करनी है, रक्षा करनी है। रक्षा करने के लिए जो देश की अलग अलग संस्थाएं होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, वो अलग अलग मानक निर्धारित करती है। तो उन्होंने एक मानक निर्धारित किया, पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इन्होंने क्या किया, निर्धारित किया कि इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो एक व्यक्ति कार्य कर रहा है कार्यस्थल पर, तो उसकी क्या करेंगी, सुरक्षा करेंगी। जैसे सिर की सुरक्षा के लिए क्या बना दिया उन्होंने, हेलमेट बना दिया, हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स बना दिए, आंखों की सुरक्षा के लिए उन्होंने गॉगल्स बना दिया, फेस की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या कर दिया, फेस शील्ड बना दिया। अगर सांस लेने में दिक्कत आए तो उन्होंने क्या बना दिया, मास्क का निर्माण कर दिया। शरीर की सुरक्षा करनी है तो उन्होंने क्या बना दिया, एप्रिन बना दिया, एक ऐसा जैकेट बनाया जो धात्विक चीज जैसे अग्नि जैसी चीज क्या है, विद्युत रोध वो क्या है, अग्निरोधी है, यानी कि उनसे बचा रहा है। पैरों की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या बना दिया, सेफ्टी शूज बना दिया, जैसे सेफ्टी बेल्ट बना दिया। ये सारी चीजें आ जाती हैं। शरीर के रसायन और जलन से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया गया भाई, जैकेट, यानी एक ऐसी एप्रिन बनाई, एक ऐसा कोट बनाया जिसको पहन के आप आग में भी जा रहे हो ना, तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, तब तक वो आपको सेफ्टी बचाए रखेगा, तब तक आपके आग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अब बात करते हैं श्वास लेने के लिए, अगर भाई कहीं धूल है या धुआं का चैम्बर है जिसके अंदर आपको जाकर के रेस्क्यू करना है, वहां पर जाकर के काम करना है, ठीक है। अगर आप लोको पायलट बन रहे हो, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि मान लो कि और कभी कभार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किसी बोगी के अंदर आग लगी हुई है, आपको वहां जाना है, तो आप क्या करोगे, आप ये जो आपका मास्क है, जो आपका रेसिपिरेटर है, इसको मुंह पर लगाओगे, आप उस धुएं भरे बोगी के अंदर क्या कर सकते हो, जा करके वहां लोग हैं उनकी क्या बचा सकते हो, जान बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई फिर से बता देता हूँ, इलेक्ट्रिशियन स्पेशल कोर्स है, जाइए ऐप पर लीजिए और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाए। बहुत अच्छा कोर्स है, पढ़ोगे तो सच में मैं बताऊंगा आप आराम से ये चिंता नहीं रहेगी भाई, आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि यार मेरा पार्ट बी में क्या होगा। मैं कह रहा हूँ भाई, मेरा भाई इसको यहाँ से अच्छे से पढ़ते हो, पार्ट बी में आप पे पास ही होगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, कोई रोक नहीं सकता। माइका लाल अगर आप इसको ठीक तरीके से पढ़ते हो तो पार्ट बी में आपको कोई रोक दे। यहाँ पर हम जो रिवीजन कर रहे हैं इसके अंदर चीजें डिटेल्स में नहीं है, चीजें सारी हैं यहाँ पर, लेकिन चीजें डिटेल्स में नहीं है, थ्योरी में नहीं है। वहां पर जब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, चीजें जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको तुरंत तुरंत याद हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं आग। आग की बात करते हैं, तो आग क्या होती है मेरे भाई, आग 3 चीजों से मिलकर लगती है, ये सब आपको पता है। ऑक्सीजन आएगी, ईंधन आएगा, और क्या आ जाता है, ये एक आपका क्या आ जाता है, ऊष्मा, जिससे क्या लगती है, आग लगती है। ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा मिलकर किसका निर्माण करते हैं मेरे भाई? आग का निर्माण करते हैं। अगर इनके अंदर से एक भी चीज को हटा दे, इनमें से क्या कर दे मेरे भाई, एक भी चीज को इनमें से हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाती है। आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। अगर हम ऑक्सीजन को हटा देंगे तो उस क्रिया को क्या कहते हैं कि भाई दम घोट कर क्या बुझाई है अपन ने? आग बुझाई है। अगर ईंधन को अपन ठंडा करते हैं, ईंधन को हटाते हैं पानी डालकर, तो उसको मेथड क्या कहेंगे? कूलिंग। जैसे सॉरी, ऊष्मा को हटा गए उस मेथड क्या कहेंगे? कूलिंग। अब ईंधन को हटा रहे हैं उस मेथड को क्या कह देते हैं कि भाई भूखा मार कर, यानी कि स्टारविंग हो जाता है। आग लगने और जलते रहने के लिए तीन तत्व एक साथ होना अनिवार्य है: ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं आग बुझाना की आग बुझाने के तीन वैज्ञानिक क्या होते हैं? तरीके होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को काट कर। जैसे कि मैंने यहाँ पर आग लगाई हथेली पर और एक दूसरे गिलास से मैंने इसको कवर कर लिया, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई। और ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई मेरा भाई, तो क्या होगा? दम घुट गया। हम नाक पर ओंठ लगा लेंगे ऐसे, ठीक है, तो हमारा दम घुटेगा ना। दम घुटेगा तो क्या होगा? उस क्रिया को क्या कहते हैं? स्मूथरिंग कहते हैं। दम में घोट कर मतलब आग बुझाने की क्रिया क्या हो जाती है? स्मूथरिंग हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शीतलन, कूलिंग मेथड। अगर हम ऊष्मा बहुत गर्म होती, भाई ऊष्मा है, गर्म है चीज, उसको ठंडा कर दिए हम तो आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ईंधन। ठीक है। अपने को खाना ही नहीं दिया जाए, अपन भाई इंसान को मरने के कई तरीके हैं। अपनी ऑक्सीजन है, अपनी ऑक्सीजन रोक ली जाए तो भी हम खल्लास, हमको खाना ना दिया जाए, हमें भूखा मारा जाए तो भी हम मरेंगे। तो क्या करेंगे? इस त्रिकोण को भी अगर हम ईंधन ही नहीं देंगे, जब इसको ईंधन ही नहीं है जलने को, तो क्या हो जाएगा? स्टार्विंग यानी भूखा मारना। और इस तरीके से जब ईंधन को उठा देंगे तो आग बुझ जाती है। ठीक है मेरे भाई। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। आग का वर्गीकरण कितने श्रेणियों के अंदर किया गया है? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी और श्रेणी एफ के अंदर किया गया है। ए श्रेणी के अंदर हमारी सामान्य आग आ जाती है, बी श्रेणी के अंदर हमारी लिक्विड की आग आ जाती है, सी श्रेणी के अंदर हमारी विद्युत की आग आ जाती है, डी श्रेणी के अंदर हमारी धातु की आग आ जाती है, एफ श्रेणी के अंदर हमारी रसोई घर की आग आ जाती है, जिसे वेंट केमिकल द्वारा बुझाया जाता है। गीले रसायन का उपयोग करके हम इस श्रेणी की आग को क्या करते हैं? बुझाते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इस श्रेणी की आग ठोस ज्वलनशील पदार्थों के अंदर लगती है और इसके अंदर क्या आ जाते हैं? लकड़ी, जूट, कपड़ा और कागज आ जाते हैं मेरे भाई। मतलब गलत मत समझना, यहाँ पर हो जाता है नीचे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रेणी बी की। जैसे क्या है, लिक्विड के अंदर लगी आग होती है, जैसे द्रव्यशील ज्वलन पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो आग लगती है, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन के अंदर आग लगती है, तो इस आग, ये कौन सी हो जाती है? बी श्रेणी की। लेकिन किचन की जो आग होती है भाई, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाती है? ये आपकी एफ कैटेगरी का है। किचन के ऑयल में लगी आग कभी भी, लिक्विड की आग है लेकिन किचन के ऑयल में लगी आग बी श्रेणी में कभी भी नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट सी श्रेणी की आग। जो गैस होते हैं, ठीक है, जो कौन से होते हैं? गैस होते हैं, उनके अंदर लगी आग कौन सी हो जाती है? गैसों के अंदर लगी हुई आग कौन सी हो जाती है? आपकी श्रेणी सी की आग हो जाती है। किसकी हो जाती है? श्रेणी सी की आग हो जाती है। एलपीजी, सीएनजी और कौन सी हो जाती है? औद्योगिक आग। और इसी के अंदर आपकी कौन सी आग आ जाती है भाई? विद्युत की आग भी इसी के अंदर आ जाती है। विद्युत की क्या आ जाती है? आग भी किसके अंदर आ जाती है? आपकी श्रेणी सी के अंदर आ जाती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट करेंगे, धात्विक पदार्थों के अंदर, औद्योगिक कारखाने में ज्वलनशील धातु के अंदर जो लगी हुई आग है, कौन सी श्रेणी में जाएगी मेरे भाई? श्रेणी डी के अंदर जाती है। अब हम देखते हैं कि 4 श्रेणियों की आग है, 5 श्रेणी पढ़ी है पढ़नी, उनकी आग को बुझाने के लिए जो हम सिलेंडर यूज में लेंगे, जो अग्निशामक यंत्र यूज में लेंगे, वो कौन कौन से होते हैं और उनका कलर कोडिंग के हिसाब से किस तरीके से उनका पहचान करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको दिख रहा है एक सिलेंडर, सिलेंडर सारे लाल कलर के, ओके, समझ गए। अब क्या देखेंगे, जो इस पर ये लगा हुआ लेबल है ना भाई, यहाँ पर ये रेड दिख रहा है आपको, अगर लाल कलर का अगर आपको लेबल दिख रहा है सिलेंडर के ऊपर, तो वो क्या होगा? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो जाता है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो जाता है कौन? अगर जिस पर लाल लेबल लगा है। तो अगर क्रीम कलर का अगर लेबल लगा है मेरे भाई, सिलेंडर के ऊपर क्रीम कलर का लेबल लगा है, तो वो क्या हो जाता है? फोम टाइप अग्निशामक यंत्र हो जाता है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो जाता है। अगर बात करते हैं
ब्लू कलर के अगर उस पर लेबल लगा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका ड्राई पाउडर फायर फायर एक्सटिंग्विशर हो जाता है। अगर ब्लैक कलर का लेबल लगा हुआ है तो मेरे भाई क्या हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो जाता है। ये हो जाते हैं आपके चार, इनका कलर कोड याद रखेगा, एक एग्जाम में पूछा। अगर पेट्रोल, हाँ एक चीज और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, चाहे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसको देख लेते हैं, आराम से समझ खाएगा वहां पर। एक एग्जाम में पूछा कि भाई फोम टाइप जो अग्निशामक यंत्र होता है उससे किस तरीके की आग को नहीं बुझाया जाता है। तो वहां पर ऑप्शन थे अलग अलग थे, ए श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग, सी श्रेणी की आग, डी श्रेणी की आग, है ना। तो वहां पर एक ऑप्शन था कि इनमें से मतलब इसको छोड़ कर ये था, मतलब वो था मतलब कथन टाइप का क्वेश्चन था उसके अंदर, ए को बुझा सकती है, बी को बुझा सकती है, ए और सी इनको बुझा सकती है, इसको नहीं बुझा सकती, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अपने को ध्यान रखना है, जो ये फोम टाइप अग्निशामक यंत्र है ना, ये जो ध्रुव पदार्थ होते हैं ना भाई, उनके अंदर लगी आग को बुझाने के क्या आता है, काम में लिया जाता है। आ जाइए यहाँ पर, अगर आपका वाटर टाइप एक्सट्रा है तो वो क्लास ए की आग को तो बुझा देगा, लेकिन क्लास बी, अगर क्लास बी की आग, अरे भाई तेल के अंदर पानी डालेंगे तो तेल ऊपर पानी नीचे तो आग क्या होगी, बढ़ेगी, नहीं बुझा सकते। क्लास सी की आग है, क्लास सी की गैस की आग को पानी से बुझा सकते हैं, विद्युत की आग भी इसी में क्या बुझाएंगे, पानी से ना मेरे भाई। धातु की आग को बुझाएंगे नहीं। और जो इलेक्ट्रिक फायर होती है क्लास सी के अंदर आती है ना, याद रखना, क्लास सी के अंदर आती है, क्या इसको बुझाएंगे का? ना जी ना, ये भी नहीं बुझेगी, पानी पटक के मरना थोड़ी है। जो क्रीम टाइप का आपका फोम टाइप का, हाँ इसका उपयोग क्या ले लेंगे हम, इसका उपयोग अपने पास में अगर ऑप्शन दो आ जाते हैं कि भाई लकड़ी की आग बुझा सकते हैं और लिक्विड की भी, तो कह देंगे हाँ। लेकिन पर्टिकुलर पूछे किसकी आग बुझाएंगे, बोलेंगे भाई लिक्विड की बुझाएंगे, देख लकड़ी की ना बुझाएंगे रे, है ना। तो इससे क्या करेंगे, क्लास बी के आग तो इससे क्या करेंगे, बुझाएंगे बुझाएंगे, ये तो मोस्ट है, लेकिन ये इतना मोस्ट नहीं है। लेकिन क्लास सी डी और इलेक्ट्रिक आग नहीं बुझाएंगे। पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, ये क्या होता है, सभी के लिए सार्वभौमिक टाइप होता है, सभी के लिए बुझाएंगे। लेकिन याद रखना है, विद्युत की आग के अंदर अगर 1000 वोल्ट तक ही क्या करेंगे, इसको उपयोग कर नहीं करेंगे। ये नहीं कि 765 kV के तार में आग लगी थी, इसकी आग ये लेके सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई नहीं बुझेगी, हम खुद क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि कहाँ पर कौन सा उपकरण क्या करना है, यूज में लेना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आगे देखते हैं। जो आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, भाई क्लास ए की आग क्या करेंगे, इसे नहीं बुझाएंगे। क्लास बी की आग क्या करेंगे, इससे बुझा देंगे। क्लास सी की आग भी इससे नहीं बुझाएंगे, और क्लास डी की आग भी नहीं बुझाएंगे। लेकिन क्लास सी के अंदर जो विद्युत की आग होती है उसको आसानी से क्या कर देंगे, हम इससे बुझा देते हैं। ठीक है, कार्यस्थल पर सुरक्षा का मुख्य निष्कर्ष क्या हो जाता है वो देखते हैं। विद्युत खतरे को समझे, भाई विद्युत खतरे को समझेंगे कि DC ज्यादा खतरनाक है, AC कम खतरनाक है। गीली त्वचा है, उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, 1000 ओम हो जाता है, जिससे करंट का प्रवाह जानलेवा हो जाता है। रक्षा कवच की बात करें, हमेशा PPE किट का उपयोग करें। भाई कार्यस्थल पर काम करते समय हमेशा PPE किट का उपयोग करें। ये नहीं है कि जूते नहीं पहन रखे, नीचे से घुसी के लिए बैठ गए, पकड़ कर मर गई मैं तो। हाथों में ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं, बिजली के तारों का करंट लग गया, सिर पर हेलमेट ना लगा, ऊपर से आके गिरा, थोड़ा टूट गई खोपड़ी, तो ऐसा नहीं करना है। आगे देखते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, आग की श्रेणी बता दिया, इनको बुझाने के कलर कोड जो भी थे, सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली। अब ये चीज विशेष मोस्ट है, आपातकालीन सुरक्षा अग्निशमक यंत्र, अग्निशमक यंत्र तकनीकी और अग्निशमक, भाई किस तरीके से जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको कैसे उपयोग में लेना है आपातकालीन के टाइम पे, ये चीज कहती है। वैश्विक मानकों की बात करें तो जो अपने पास में सुरक्षा और गुणवत्ता है उनकी एक रूपता, भाई जो भी अपने मानक है उनका निर्धारण करके ही हम क्या किया जाता है, उपकरण बनाए जाते हैं। क्या होता है, परिचालन उत्कृष्टता की बात करें, जापानी 5S और 5E प्रणाली के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 5S और 5E प्रणाली के कार्यस्थल पर उदाहरण क्या करते हैं, देखते हैं। आइए, जैसे कि अपना क्या है, गीला रसायन यानी वेट केमिकल है ये, कि इसकी पट्टी का रंग कौन सा है भाई, इसकी पट्टी का रंग सिलेंडर का कौन सा है, ये भी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ही आ रहा है। क्लास ए और क्लास कौन सी, क्लास एफ की आग को बुझाने के लिए जो आपका वेंट केमिकल होता है, यानी जिसकी पट्टी का रंग नीला है, इसका प्रयोग किया जाता है, उच्च ताप पर प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, ये विद्युत की आग को बुझाने के लिए सबसे मस्त क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कौन सा, हेलान, जिसके अंदर क्या होता है, CTC
प्लस BCF भरा होता है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन क्या होता है, इसके अंदर भरा हुआ होता है। किसके अंदर भरा होता है? हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भरा हुआ होता है। नेक्स्ट चलिए मेरे भाई, यहाँ पर हाँ, आग बुझानी है, आग लगी, आग बुझानी है, तो उसकी एक विधि होती है पास, PASS। तो आइए, पास क्या कहता है कि पुल, यानी कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर लगी पिन को क्या करो, खींचो। तो हमने पिन को किया, खींचा, तो पिन खींचने से हैंड हो गया फ्री। अब ये हैंडल क्या हो गया, फ्री। अब इसको हम दाब सकते हैं, लेकिन हैंडल को दाबने से पहले क्या करेंगे, हैंडल को दाबने से पहले भाई आग जहां लग रही है ना उस पर क्या करेंगे, निशाना लगाएंगे। ये नहीं कि आग इस सरफेस पर लग रही है, निशाना हम यहाँ लगा रहे हैं, आग नहीं बुझेगी फिर भाई। जिस सरफेस पर आग लग रही है उसी को टारगेट करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, एम निशाना लगाएंगे। निशाना लगाने के बाद में हैंडल को पुश करेंगे, हैंडल को पुश करने के बाद में क्या होगा, उसके अंदर से जो पाइप लगा हुआ है, इसके हॉर्न से क्या निकलेगा, जो भी उसके अंदर लिक्विड है, फोम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ वाटर है, वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा तो कहाँ गिरेगा, वो जहां पर अपने टारगेट कर रखा है, आग का जो स्थल है, जहां सरफेस है वहां लगी हुई है वहां पर। तो अब आग इतने सी जगह में तो लग नहीं रही, अब आग लग रही है इतनी चौड़ी जगह में, तो अपन क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे ऐसे 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 ऐसे। ऐसे जब घुमाएंगे तो ऐसे कुछ और भी आधार होगा, कुछ ऐसे घुमाएंगे अपन, तो ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ऐसे घुमाने पर आग बुझ जाएगी। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, पुल यानी पिन को खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे, निशाना लगाने के बाद में क्या करेंगे, एक्सक्यू यानी इसको यानी दबाएंगे, उसको दबाने के बाद में क्या करेंगे, स्वीप यानी क्या करेंगे, उसको बार 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 स्वीप करते रहेंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे नोजल को दाएं बाएं, ताकि सभी जहां पर आग लग रही है उस सरफेस पर आराम से जा सके। ये वो चीजें हो जाती हैं, ज्यादा इनके अंदर से पूछा नहीं जाता, जो अलग अलग देश की अलग अलग संस्थाएं हो जाती है, जैसे अमेरिका की, जैसे हमारे भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर BIS और SIS हो जाता है, लेकिन BIS क्या दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे जापान का क्या हो जाता है, JIS हो जाता है। जो आपका जर्मनी हो जाता है उसका क्या हो जाता है, DIN हो जाता है। और जो IOS हो जाता है ये क्या हो जाता है, इंटरनेशनल क्या हो जाता है, सभी का इंटरनेशनल हो जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। और जो ब्रिटिश का है BIS हो जाता है, अमेरिका क्या हो जाता है, ASA हो जाता है। ये संस्थाएं हैं जो उपकरणों के मानक और मानकीकरणों को क्या कर रही है मेरे भाई, निर्धारण कर रही है, मानक और मानकीकरणों को क्या कर रही है, ये निर्धारण कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा मापदंड एवं जापानी कार्य प्रणाली। जापान द्वारा विकसित कार्यस्थल की सुरक्षा और उत्पाद बनाने की दो प्रमुख विस्तार प्रणाली है, कौन सी, एक तो 5S अवधारणा भौतिक कार्यस्थल पर प्रबंधन, और एक 5E क्या हो जाती है, अवधारणा हो जाती है संगठनात्मक संस्कृति और प्रणाली हो जाती है। तो इनके अंदर से किस तरीके से पूछता है कि 5S के अंदर जो दूसरा एस है वो किसको दर्शा रहा है, 5E के अंदर जो पहला ई है वो किसको दर्शा रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए देखते हैं 5S के अंदर, 5S के अंदर जो पहला दर्शा रहा है वो किसे दर्शा रहा है, सस्टेन को दर्शा रहा है, फिर शॉर्ट को दर्शा रहा है, फिर सेट इन ऑर्डर आ जाता है, फिर साइन एंड क्लीन आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड आ जाता है, यानी कि मानकीकरण के नियमों को आ जाता है। 5A की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, इवोल्यूशन आ जाता है, इंजीनियरिंग आ जाती है, इन्फोर्समेंट आ जाता है, इंक्रूवमेंट आ जाता है, फिर क्या आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है भाई, बार बार देखोगे तो याद होंगी, ऐसे ये चीज कभी भी याद नहीं होंगी। चीजों को बार बार देखोगे याद हो जाएंगी, कंठस्थ याद नहीं होती है, एग्जाम में जाओगे अपने हिसाब से वहां पर देखोगे क्वेश्चन को, याद आ जाएगी, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जिनको लगता है कि इतने सीधे सीधे देगा, तो आपने पिछला वाला पेपर देखा है, भाषा घुमा घुमा करके खूब क्वेश्चन पूछे हैं। पॉलीफेज सबको लगता है रे 2 पेज का चैप्टर था, लेकिन भाई पूरी शिफ्टों की बात करें तो 50+ उन्होंने क्या दिए, क्वेश्चन लपेटे वहां से। ठीक है, ये कि अगर एक क्या है, हम एक बहुत ही क्या है, स्पेशल इलेक्ट्रिशियन है, ठीक, तो उनका कार्य क्या होगा भाई, किस तरीके से कार्य करेंगे, आपातकालीन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। क्या है, एक पेशेवर इलेक्ट्रिशियन, एक सुरक्षित और पेशेवर इलेक्ट्रिशियन क्या रहेगा, आपातकालीन के लिए हमेशा तैयार रहेगा। लाइट कटी भाई तुरंत पहुंचेगा चुनने के लिए, सही करने के लिए, सही अग्निशमक चुनेगा। मतलब आग लग गई तो सही अग्निशमक चुनेगा, और पास विधि का क्या करेगा, अभ्यास करेगा, वैश्विक नियमों की पालन करेगा। BIS तो अपना यहाँ भारत का हो गया, और ISO क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हो जाती है। नियमों का पालन करेगा, निरंतर सुधार करेगा, किसका करेगा,
5S कार्यस्थल से सुव्यवस्थित रखेगा, और 5E सुरक्षा संस्कृति को क्या करता है, मजबूत करता है। नेक्स्ट हो जाता है आपका, अपन ने शुरू में ये चीज पढ़ी, क्या हो जाता है सुरक्षित चिन्ह, और इस पे सुरक्षित चिन्ह को इस प्रकार क्यों बनाया जाता है कि उन्हें अनपढ़ व्यक्ति पढ़ सके। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, ये कि उसके अंदर क्या होता है, भाषा का ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है, दिशा निर्देशों का पालन करके क्या किया जा सकता है, हम इसे समझ सकते हैं। दूसरा होता है प्राथमिक चिकित्सा के अंदर जो आपका एबीसी का ए होता है वो क्या होता है, एयरवे होता है, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था। तो ये हो जाती है आपकी क्लास कंप्लीट। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये चीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।